17 जून बिहार के भोजपुर जिले का एक गांव, एक युवक जिसका नाम था भरत तिवारी, पुलिस उसे पकड़ने पहुंचती है। कुछ देर बाद गोलियां चलती हैं और फिर खबर आती है कि भरत तिवारी मारा गया। लेकिन इस कहानी को सिर्फ एक पुलिस एनकाउंटर कह देना शायद बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि इस केस में जो बातें सामने आई उन्होंने पूरे बिहार में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जो सिर्फ एक आदमी की मौत का सवाल नहीं है, बल्कि कानून, पुलिस की ताकत, सत्ता और इंसाफ, इन सब पर सवाल है। परिवार का दावा कुछ और है, पुलिस की कहानी कुछ और है, वीडियो और चश्मदीदों की बातें कुछ और इशारा करती हैं। और अब मामला इतना बड़ा हो चुका है कि न्यायिक जांच तक के आदेश दिए जा चुके हैं। तो आखिर भरत तिवारी कौन था? उस दिन हुआ क्या था? क्या ये एक वैध पुलिस कार्रवाई थी या फिर ऐसा इनकाउंटर जो सवालों से भरा हुआ है? आज इस वीडियो में हम पूरे भरत तिवारी केस को शुरुआत से समझेंगे, बिना शोर, बिना प्रोपेगेंडा, सिर्फ फैक्ट्स, क्लेम्स, कॉन्ट्रडिक्शंस और वो सवाल जिनका जवाब अभी तक साफ नहीं है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भरत तिवारी कोई नेशनल सेलिब्रिटी नहीं था, लेकिन अपने इलाके में उसका नाम जाना जाने लगा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तिवारी भोजपुर के उस इलाके से जुड़ा हुआ था जहां स्थानीय लोगों, विस्थापन, प्रशासनिक दबाव और ग्रामीण समस्याओं को लेकर असंतोष की बातें सामने आती रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक बयानों में यह भी कहा गया कि वह गांव इलाके के मुद्दे उठाता था और इसी वजह से लोगों के बीच पहचान बना चुका था। यहीं से इस केस का पहला बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक तरफ कुछ जगहों पर भरत को मानसिक रूप से अस्थिर या विक्षिप्त बताने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उसके परिवार और समर्थकों ने उसे ऐसा युवक बताया जो गांव की आवाज उठाता था, सवाल पूछता था और प्रशासन से टकरा रहा था। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी इंसान को पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जाए और फिर उसी के खिलाफ ऐसी डेडली पुलिस एक्शन हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। अगर वह मेंटली अनस्टेबल था तो उसे डीएस्केलेट क्यों नहीं किया गया? अगर वह डेंजरस क्रिमिनल था तो उसके खिलाफ क्या रिकॉर्ड था? और अगर वह सरेंडर कर चुका था तो फिर गोली क्यों चली? यही वो सवाल हैं जो इस पूरे केस को सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं रहने देते। अब आते हैं उस दिन पर जिस दिन सब कुछ हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर बिलौटी आसपास के इलाके में पुलिस भरत तिवारी तक पहुंचती है। इसके बाद की कहानी दो हिस्सों में बांट जाती है, पुलिस का वर्जन और परिवार, स्थानीय लोगों का वर्जन। पुलिस का दावा क्या है? पुलिस की तरफ से ब्रॉडली यह कहा गया कि भरत तिवारी के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ, स्थिति बिगड़ी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि उसने हथियारबंद प्रतिरोध किया या पुलिस पर खतरा पैदा किया। परिवार और स्थानीय लोगों का दावा क्या है? यही कहानी पलट जाती है। परिवार का आरोप है कि भरत तिवारी ने सरेंडर दिया था या कम से कम ऐसी स्थिति में था जहां उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था। कुछ रिपोर्ट्स में उसके पिता और बहनों के हवाले से दावा किया गया कि उसे कई गोलियां मारी गईं और यह मुठभेड़ कम, सरेआम किलिंग ज्यादा लगती है। और यहीं से मामला सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि कानूनी हो जाता है, क्योंकि एनकाउंटर लॉलेस वैक्यूम में नहीं होता। भारत में एनकाउंटर को लेकर गाइडलाइंस है। पुलिस किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि वह समस्या है, उपद्रवी है या गुस्से में है। अगर कोई व्यक्ति सरेंडर कर चुका हो, डिसआर्म हो चुका हो या उसे नॉन लीथल तरीके से पकड़ा जा सका हो तो डेडली फोर्स का सवाल सीधे जांच के दायरे में आता है। तो यह सवाल सबसे बड़ा सवाल बन गया। भारत में हर पुलिस एनकाउंटर नेशनल आउटरीच नहीं बनता, लेकिन भारत तिवारी केस में आक्रोश इसलिए भड़का क्योंकि इसमें सिर्फ मौत नहीं, मौत की परिस्थितियां सवालों में है। इस केस को लेकर जो चीजें लोगों को डिस्टर्ब कर रही हैं उनमें मुख्य बातें ये हैं। क्या उसे बचाया जा सकता था? अगर सामने वाला व्यक्ति एक कन्फाइंड लोकेशन में है, सराउंडेड है और उसके पास एस्केप रूट नहीं है तो क्या उसे जिंदा पकड़ना पॉसिबल था? क्या वह सरेंडर कर चुका था? परिवार का आरोप यही है। अगर ये सही निकलता है तो फिर एनकाउंटर की लीगल लेजिटिमेसी बहुत कमजोर पड़ जाती है। क्या मेंटल इंस्टेबिलिटी का नैरेटिव बाद में कन्वीनियंट शील्ड की तरह इस्तेमाल हुआ? जब किसी व्यक्ति की मौत पर सवाल उठते हैं तो कई बार नैरेटिव कंट्रोल शुरू हो जाता है। वह वायलेंट था, वह अनस्टेबल था, उसने उकसाया, वह बच नहीं सकता था। ये सब क्लेम्स इन्वेस्टिगेशन के बिना सिर्फ क्लेम्स हैं और भारत तिवारी केस में यही टेंशन दिखाई देती है। ये बहुत टेक्निकल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर पुलिस के पास 50+ पर्सनल हो, एरिया कंट्रोल्ड हो और टारगेट आइसोलेटेड हो तो क्या लीथल फायरिंग लास्ट ऑप्शन थी? कुछ रिपोर्ट्स में मौके पर बड़ी पुलिस मौजूदगी और मल्टीपल शॉट्स की बात कही गई जिसने सस्पिशन और बढ़ाया। अब इस केस को बड़ा किसने बनाया? सिर्फ सोशल मीडिया नहीं बल्कि वो ऑफिशियल डेवलपमेंट्स जिन्होंने ये संकेत दिया कि मामला साधारण नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में संबंधित पुलिस अधिकारियों पर सवाल उठे, कुछ पर कार्रवाई, सस्पेंशन की खबरें आईं और राजनीतिक दबाव लगातार बढ़ता गया। फिर आया सबसे बड़ा मोड़, बिहार सरकार की तरफ से न्यायिक जांच के आदेश। मुख्यमंत्री स्तर पर जुडिशियल प्रोब का फैसला इस बात का संकेत है कि मामला इतना सिंपल नहीं माना जा रहा कि पुलिस ने जो कहा वही अंतिम सच है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, जब किसी एनकाउंटर पर जुडिशियल इंक्वायरी बैठती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली एनकाउंटर फेक साबित हो गया, लेकिन इसका मतलब यह जरूर होता है कि सरकारी वर्जन पर पर्याप्त सवाल खड़े हो चुके हैं और मामले को इंडिपेंडेंट स्क्रूटिनी की जरूरत है। और भारत तिवारी केस में ठीक यही हुआ। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तब भी ये एक बड़ा मामला था, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने गुस्सा और बढ़ा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भरत तिवारी के पिता, भाई और गांव के
मुखिया तक पर FIR दर्ज किए जाने की बात सामने आई। अब जरा इस सिचुएशन को महसूस करो। एक परिवार जिसका बेटा एनकाउंटर में मारा गया, वो पहले से शॉक, ग्रीफ और पब्लिक प्रेशर में है, और उसी समय अगर परिवार के लोगों पर भी FIR की खबर आए तो नेचुरली नैरेटिव बदल जाता है। लोगों के मन में सवाल उठा है, क्या ये इन्वेस्टिगेशन है या प्रेशर टैक्टिक? क्या ये न्याय की प्रक्रिया है या कहानी को पलटने की कोशिश? हो सकता है FIR के पीछे पुलिस का अपना लीगल रीजनिंग हो सकता है परिवार की तरफ से भी कुछ एलिगेशंस ऐसे हों जिन्हें पुलिस गलत मानती हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन फैक्ट से नहीं, टाइमिंग से बनता है। और इस केस में टाइमिंग ने सरकार और पुलिस दोनों की मुश्किल बढ़ा दी। अब इस केस का राजनीतिक एंगल। जब कोई एनकाउंटर केस जाति, गांव, स्थानीय प्रभाव, प्रशासनिक शक्ति और पब्लिक इमोशन इन सबको छूने लगे तो राजनीति उसमें घुसती नहीं, वह उसका हिस्सा बन जाती है। भारत तिवारी केस में भी यही हुआ। विपक्ष ने इसे पुलिसिया ज्यादती, सत्ता के दुरुपयोग और एनकाउंटर राज जैसे शब्दों से जोड़ना शुरू किया। कुछ नेताओं ने परिवार से मुलाकात की, कुछ ने सवाल उठाए कि अगर सरेंडर की बात सच है तो गोली क्यों चली, और कुछ ने इसे ब्रॉडर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर से जोड़ दिया। लेकिन राजनीति की असली कहानी यहाँ और दिलचस्प है, क्योंकि प्रेशर सिर्फ विपक्ष से नहीं आया। इस केस पर रूलिंग इकोसिस्टम के भीतर भी असहजता दिखाई दी, और यही वजह बनी कि सरकार को जुडिशियल इंक्वायरी जैसा कदम लेना पड़ा। मतलब साफ है, यह सिर्फ एक अपराधी बनाम पुलिस की कहानी नहीं रही, यह स्टेट पावर बनाम पब्लिक ट्रस्ट की कहानी बन गई। अब इस पूरे केस का सबसे क्रूशियल हिस्सा, भारत में एनकाउंटर को लेकर अदालतों और मानवाधिकार संस्थाओं ने समय समय पर गाइडलाइंस तय की हैं। सिद्धांत बहुत सिंपल है, पुलिस को कानून लागू करना है, कानून से ऊपर उठना नहीं है। अगर कोई अक्यूज्ड खतरनाक है, आर्म्ड है और पुलिस या जनता की जान को तत्काल खतरा है तो फोर्स इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन फोर्स प्रोपोर्शनेट और लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए। यानी सवाल ये नहीं है कि भरत तिवारी अच्छा आदमी था या बुरा, सवाल ये है क्या उस समय वो इमीडिएट थ्रेट था, क्या उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था, क्या सरेंडर की स्थिति थी, क्या फायरिंग अनअवॉइडेबल थी, क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हुआ? और अगर इन सवालों के जवाब साफ नहीं है तो फिर एनकाउंटर पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। यही रीजन है कि भारत तिवारी केस अब सिर्फ इमोशनल इशू नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ का इशू बन चुका है। इस पूरे मामले में एक और चीज साफ दिखती है, नैरेटिव की लड़ाई। एक नैरेटिव कहता है पुलिस ने जो किया मजबूरी में किया, दूसरा नैरेटिव कहता है भरत को सरेंडर के बाद मारा गया, तीसरा नैरेटिव कहता है उसे पहले अनस्टेबल बताया गया फिर एनकाउंटर जस्टिफाई किया गया, और चौथा नैरेटिव ये भी कहता है कि ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि उन लोगों को संदेश है जो लोकल करप्शन, विस्थापन या प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं। अब सच क्या है? सच ये है कि अभी फाइनल ट्रूथ ऑफिशियली सामने नहीं आया है। जो सामने है वह है कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स, इमोशनल टेस्टिमोनीज, पॉलिटिकल प्रेशर, पुलिस वर्जन और जुडिशियल प्रोब की जरूरत। और यही वजह है कि इस केस पर कोई भी ईमानदार एनालिसिस, एक तरफा फैसला सुनाने की जगह सवालों को साफ साफ रखना चाहिए। चलिए अब एक कठिन सवाल पूछते हैं। मान लीजिए भरत तिवारी परफेक्ट इंसान नहीं था, मान लीजिए वह एग्रेसिव था, मान लीजिए उसने प्रशासन को चैलेंज किया, मान लीजिए उसके खिलाफ आरोप थे, तो भी क्या इससे पुलिस को एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर मिल जाती है? अगर किसी लोकतंत्र में ये नॉर्मल हो जाए कि जो प्रॉब्लमैटिक लगे, जो सिस्टम को चैलेंज करे, जो कंट्रोल में ना आए, उसे गोली मार दो, तो फिर अदालत, कानून, संविधान, ड्यू प्रोसेस, इन सब का मतलब क्या रह जाएगा? यही वजह है कि भारत तिवारी केस का महत्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, क्योंकि ये केस हमसे पूछता है क्या पुलिस जवाबदेह है? क्या गरीब ग्रामीण परिवार के बेटे की जान की कीमत कम है? क्या एनकाउंटर का लेबल सच की जगह ले सकता है? और क्या हम किसी मौत को सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि मरने वाला पावरफुल नहीं था? भारत तिवारी अब वापस नहीं आएगा, उसका परिवार चाहे जो कहे, पुलिस चाहे जो कहे, राजनीति चाहे जो कहे, एक सच नहीं बदलता, एक इंसान मारा गया है। और अगर वह इंसान सरेंडर की स्थिति में था, अगर उसे जिंदा पकड़ा जा सकता था, अगर उसके साथ कानून से बाहर जाकर व्यवहार हुआ, तो ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, पूरे सिस्टम पर आरोप पत्र है। और अगर पुलिस का वर्जन सही है तो फिर सरकार और जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी कि वह हर सवाल का ठोस जवाब दें, एविडेंस के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, टाइमलाइन के साथ, क्योंकि लोकतंत्र में इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए। भारत तिवारी केस की जुडिशियल इंक्वायरी अब सिर्फ एक लीगल प्रोसेस नहीं है, यह टेस्ट है। क्या बिहार में सच सामने आएगा या यह मामला भी कुछ दिनों के शोर के बाद फाइलों में दब जाएगा? आपको क्या लगता है, क्या यह जेन्युइन एनकाउंटर था या इस केस में बहुत कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है?